सुपरवे क्लासेस। मैं कुणाल प्रताप सिंह। लास्ट वीडियो में हमने लोधी वंश देखा था। ये वंशों की ट्रिक है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुग़ल वंश। तो आज की वीडियो में हम लोग मुग़ल वंश को करेंगे। हमने देखा था लोधी वंश में जो लास्ट का राजा था इब्राहिम लोधी, उसको बाबर ने हरा दिया था। ठीक, बाबर ने उसको हरा के अपना मुग़ल वंश की स्थापना कर ली। मुग़ल वंश एसएससी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग हर साल मुग़ल वंश से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो मुग़ल वंश में जो राजा थे उनका थोड़ा पहले क्रम देख लेते हैं। बाबर आया था सबसे पहले, उसके बाद में हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये है मुग़ल वंश का क्रम: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। पर ये क्रम लगातार नहीं चला। बाबर राजा बना, उसके बाद में उसका बेटा हुमायूं आ गया। पर हुमायूं को बिहार का एक शासक था शेरशाह सूरी, यहाँ एंट्री कर ली शेरशाह ने, शेरशाह सूरी जो बिहार का था वो जीता। हालांकि बाद में अकबर ने उस शेरशाह सूरी को हरा के बाद में मुग़ल वंश कायम रखा। तो क्रम ऐसे हो जाता है: बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। हालांकि शेरशाह मुग़ल वंश में नहीं आता। मुग़ल वंश में वही लेंगे जो बाबर या बाबर के आगे उसकी जनरेशन है। तो मुग़ल वंश का कुछ देख लेते हैं। राजधानी आगरा रही थी और बाद में ये दिल्ली ले जाए गए थे। अच्छा, जब बाबर ने जब इब्राहिम लोधी को हराया था तो इब्राहिम लोधी उस टाइम दिल्ली का राजा था। बाबर ने जब इब्राहिम लोधी को हराया था तो वो दिल्ली का था। पर हमने देखा था कि इब्राहिम लोधी ने आगरा शहर बनाया था, स्थापना की थी उस टाइम। तो बाबर ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो दिल्ली न बना के आगरा नई सिटी बनी हुई थी जो कि इब्राहिम लोधी ने बसाई थी। तो उस आगरा को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था बाबर ने। तो शुरू में आगरा रही थी और ये लगभग आगरा बाबर के टाइम में भी रही, हुमायूं के टाइम में भी, अकबर और फिर जहांगीर, शाहजहां के टाइम में वो दिल्ली बनी राजधानी। तो मुग़ल वंश में दोनों राजधानी आ जाती हैं, आगरा और दिल्ली भी। इन तीनों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इनमें जो राजधानी है वो दिल्ली हो जाती, आगरा हो जाती है। और शाहजहां आगरा में था, फिर कुछ टाइम बाद में वो दिल्ली अपनी राजधानी ले आया। फिर वापस से औरंगजेब भी दिल्ली में ही रहा। ठीक, हालांकि इसने आगरा में भी कुछ काम करवाए थे, पर इनका मोस्टली दिल्ली है। और ऊपर के चारों बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, आगरा। थोड़ी थोड़ी चेंज भी की हैं, फतेहपुर सीकरी वगैरह, वो जब आएंगे तब के साथ बताते रहेंगे। तो ये राजधानी को क्लियर हो गया। शाहजहां के टाइम पे राजधानी आगरा से दिल्ली आई थी, बाकी इन चारों में आगरा रही थी। अच्छा, मुग़ल वंश का देखते हैं। ये राजधानी क्लियर होगी। अर्थव्यवस्था जो थी मुग़ल वंश की वो चांदी पर आधारित थी, चांदी के सिक्के जो थे उस पर आधारित थी। मुग़ल वंश में जो सबसे प्रचलित जो सिक्का था वो इलाही था। इलाही सिक्का गोल होता था और ये सोने का बना हुआ होता था। अकबर ने इसको चलाया था। तो ये क्वेश्चन एक बार आया था कि स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का मुग़ल वंश में कौन सा था, तो इलाही सिक्का था। अकबर ने बनवाया था, गोल आकार का होता था। 1 रुपया 40 दाम के बराबर होता है। ये भी अकबर के शासन टाइम में था, 1 रुपया 40 दाम के बराबर। हालांकि दाम अशरफी रुपया ये किसने बनाए थे वो सब बताएंगे। तो अब बाबर का देख लेते हैं। पर्सनली बाबर के में क्या क्या हुआ। तो बाबर के पिता थे उमर शेख, जो अफ़गानिस्तान में एक फ़रगाना ज़िला है। फ़रगाना या जगह, क्योंकि ज़िला तो अब बने हैं, पहले तो ज़िला नहीं होते थे, पहले तो जनपद वगैरह हुआ करते थे शुरू में। तो अफ़गानिस्तान में फ़रगाना जगह के राजा थे बाबर के पिता उमर शेख। सबसे पहले जो इंडिया में तोपों को यूज़ किया नाम था उनका उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली।
ये काफ़ी अच्छे निशानची थे और तोप पर यही बैठते थे, तोप खाने यही संभालते थे। निशाना इनका काफ़ी अच्छा था, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली। तो सबसे पहले तोप का प्रयोग बाबर ने किया था। कलंदर की उपाधि इसको दयालु होने के कारण मिली। वो क्यों? जब पानीपत का युद्ध हुआ था इसका राणा सांगा से, तो ये जीत गया था राणा सांगा से पानीपत के युद्ध में। उसके बाद में हालांकि इतना आसान भी नहीं था राणा सांगा से जीतते समय, तो इसने अपने जो ये हार रहा था दरअसल में राणा सांगा से, वो हालांकि राणा सांगा की बहुत छोटी फौज थी, इसकी बड़ी थी, उसके बावजूद भी ये हार रहे थे। तो जब हारते समय इसने अपने जो सैनिक थे उनको जिहाद का नारा दिया था, एक धर्म के रूप में बरगलाया, और इसने प्रण किया कि मैं जिन्हें कभी भी शराब का सेवन नहीं करूंगा। जितनी भी शराब की बोतलें थी सबको इसने तोड़वा दिया, और इसने सैनिकों से बोला कि धर्म के लिए लड़ाई लड़ो, और अगर ये युद्ध जीत जाते हैं तो मैं जकात जो टैक्स होता है, हमने पीछे पढ़ा था जजिया जकात, तो वो जकात जो टैक्स है मुसलमानों पर जो लगाया जाता है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा, जकात टैक्स नहीं लूँगा। जजिया हिंदुओं पर लिया जाता है, तो हिंदुओं की कोई बात ही नहीं थी क्योंकि इसकी सेना में सारे ही मुसलमान थे। तो जकात टैक्स को हटाने का इसने प्रण लिया था जीतने पर, और अपनी शराब वगैरह वो हटा दिया, वो सब फुड़वा दी थी शराब की बोतल। उसके बाद में सैनिकों में जोश आ गया जब उन्होंने धर्म के लिए योगदान देने की सोची कि अगर आज हम ढंग से लड़ते हैं, युद्ध जीत जाते हैं, तो ये जकात टैक्स जो है वो हट जाएगा और धर्म हमारा आज़ाद हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। तो उनमें आत्मविश्वास आया, उन्होंने फिर और जम के लड़ा, फाइनली वो जीत गए राणा सांगा के खिलाफ। तो अच्छा, जब पानीपत की लड़ाई जीत गए तो उसके बाद में ये इतना खुश हुआ कि इसने चांदी के सिक्के बनवाए, और चांदी के सिक्कों को बनवा के जो प्रजा थी, गरीब जनता थी, उसमें बंटवाए। तो उस टाइम इसकी प्रवृत्ति एक दयालु और काफ़ी मसीहा टाइप की हो गई थी, तो इसलिए लोग उसको कलंदर कह के बुलाते थे। कलंदर की उपाधि मिली इसके दयालु होने की वजह से। रीजन क्या था? वही पानीपत का युद्ध जीत गया, तो जीतने की खुशी में इसने चांदी के सिक्के बनवा के अपनी प्रजा में बंटवाना चालू कर दिया, तो लोगों ने इसको प्यार से कलंदर की उपाधि दे दी। गाजी की उपाधि भी इसको मिली थी क्योंकि राणा सांगा से जीतना इतना आसान नहीं था। तो जब फाइनल जब ये जीत गए तो इसने गाजी की उपाधि राणा सांगा से जीतने पर अपने आप को दी, खुद ने ही दी थी इसने अपने आप को गाजी की उपाधि। इसने एक आत्मकथा लिखी थी, तुजुक ए बाबरी। देखो यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है कि तुजुक ए बाबरी क्या है और बाबरनामा क्या है। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी और बाबरनामा किसने लिखी? ये क्वेश्चन इसी के अभी जो पेपर चल रहे हैं उसमें भी इसके ऊपर एक आया था। उसमें यही पूछा गया था कि जो बाबरनामा थी उसकी मूल भाषा क्या थी। शुरू में जो बाबर ने बाबरनामा लिखी थी उसकी शुरू में क्या भाषा थी? तो दरअसल बाबर ने जो लिखी थी वो तुजुक ए बाबरी लिखी थी, अपनी आत्मकथा, और वो थी तुर्की में। बाद में जो अकबर के टाइम में अब्दुल रहीम खाने खाना थे, जो अकबर के सेनापति बैरम खान था उसका बेटा था, मतलब सलीमा बेगम का बेटा। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुजुक ए बाबरी बुक को फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम बाबरनामा रखा। तुजुक ए बाबरी ही थी पर उसको लैंग्वेज चेंज कर दी, यहाँ तुर्की में थी और यहाँ फारसी में। तो जो तुर्की में खुद बाबर ने लिखी थी ये वाली, और ये जो बाबरनामा है ये अब्दुल रहीम खाना ने अकबर के टाइम में लिखी थी। तो लैंग्वेज ध्यान रखना, बाबरनामा अब्दुल रहीम ने लिखी थी, तुजुक ए बाबरी खुद बाबर ने लिखी थी और ये तुर्की में थी। यही क्वेश्चन आया था कि ये मूल भाषा क्या थी जो बाबर ने लिखी थी, किस भाषा में लिखी थी? तो वो तुर्की भाषा में लिखी थी। इसके बाद में जब ये मरा था तो आगरा में एक आराम बाग जगह है, वहाँ पर इसको दफनाया गया था। बाद में जब अकबर ने इस फारसी अनुवाद को सुना पढ़ा, क्योंकि खुद तो अकबर पढ़ नहीं सकता था, अनपढ़ था, जब फारसी अनुवाद हुआ और उसने इसमें पढ़ा, औरों के थ्रू सुना कि बाबर चाहता था कि उसकी जो डेड बॉडी है वो काबुल में, क्योंकि लोग काबुल से ही आए थे, इनके ये काबुल के ही मूल निवासी थे, तो ये चाहता था कि मैं काबुल में जाके दफनाया जाऊँ अगर मैं मर जाता हूँ। तो अकबर ने इनकी इच्छा पूरी करी और आगरा से इनकी कब्र में से खोद के निकाल के इनको काबुल ले जाया गया। तो शुरू में शव आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में काबुल ले जाया गया अकबर के जरिए। अकबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और जिंदाल। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था तो हुमायूं जिंदाल के ही पास गया था शरण लेने, अपने भाई के पास। तो इनमें आपस में बनी नहीं और फाइनली इनका बंटवारा हो गया, कुछ हिस्सा हुमायूं को दे दिया, कुछ कामरान, कुछ अस्करी, कुछ जिंदाल। इनको पाकिस्तान,
हिंदुस्तान साइड की जगह मिली और हुमायूं को दिल्ली में। बाबर ने अपने टाइम में 4 युद्ध लड़े थे और चारों ही जीता था। जो मेन युद्ध थे उसकी ट्रिक देख लेते हैं, किसके साथ लड़ा, सन, वो सभी ट्रिक से बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। तो जहाँ ट्रिक की बहुत ज़रूरत होगी वहाँ ट्रिक से देखेंगे जिनके आसानी से हो जाएं। तो इसकी ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेली का और घाघरा का, और मर गया तो यहाँ मर गया। सबसे पहले पानी पिया तो पानीपत का, फिर खाना खाया खानवा, फिर चांद देखा चंदेली, और घर गया घाघरा, और फिर मर गया तो मर गया। सन का देखें तो 1526 क्रम है, 1526, फिर 1527, फिर 1528, 1529 और 1530 में मर गया। मतलब एक बिल्कुल सीरीज में क्रम से कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। 26 से चालू करो 30 तक, पानीपत, खानवा, चंदेली, घाघरा, और एंड में मृत्यु होगी। इसलिए जो मुगल वंश की शुरुआत मानते हैं वो 1526 से ही मानते हैं। मुगल वंश की जो शुरुआत है 1526 से। पर ये एंड कहाँ होता है, तो वो जाके होता है लगभग 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी में। अब ऐसा क्यों? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये तो थे, उसके बाद में ये छोटे छोटे टूट गए, और एंड में शाह आलम जो था, जो लास्ट में जिन्होंने बहादुर शाह जफर अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में भी थोड़ा योगदान दिया, तो बहादुर शाह जफर एंड में आए। वो लगभग 19वीं सदी के मध्य तक रहे। देश आज़ाद करवाने में भी उनका योगदान था। एंड में जो क्रांति हुई थी तो बहादुर शाह जफर को बागडोर सौंप दी गई थी। तो ये सिलसिला चलता है बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक। लेकिन एंड में वो इतने कुछ खास नहीं रहे थे, ना उन पर ताकत रही थी, ना ही वो राजा रहे थे। बस एक सांकेतिक कह सकते हैं, उनका वंश आगे चला था और कुछ नहीं। तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं है, 18वीं सदी का एंड कह लो या 19वीं सदी का मध्य बोल लो, 19वीं सदी का मध्य, क्योंकि इसको फिर जो बहादुर शाह जफर था उसको पेंशन पे अंग्रेज़ों ने उसको रंगून वगैरह भेज दिया, वहाँ जाके वो ख़त्म हो गए। तो 1526, 27, 28, 29 पानीपत, खानवा, चंदेली, घाघरा और मर गया। ये क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं किस किस के साथ लड़ा। ये हमने दोनों युद्ध पीछे भी देखे हुए थे, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा का, और चारों जो युद्ध थे वो बाबर जीता था। चंदेली का युद्ध था वो मैदनी राय के साथ, और घाघरा का युद्ध महमूद लोदी। ये महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का ही भाई था। दरअसल अपने भाई का बदला लेने के लिए महमूद लोदी ने बाबर से युद्ध किया, फाइनली ये भी हार गया। तो पहला लड़ा इब्राहिम लोदी, फिर राणा सांगा के साथ, फिर मैदनी राय और महमूद लोदी के साथ। अब इनकी ट्रिक कैसे करें, इतना तो क्लियर, यहाँ तो बाबर बाबर ही आएगा सब में, और जीता भी बाबर। पर इधर किस किस के साथ युद्ध किया, तो उसकी ट्रिक ये है, अब रण में मैनी महमूद मरेगा। अब से इब्राहिम लोदी, रण से राणा सांगा, अब रण में मैनी से मैदनी राय, महमूद मरेगा तो महमूद, और मरेगा तो एंड में मर गया। सबसे पहले इब्राहिम, फिर राणा सांगा, मैदनी राय, महमूद लोदी और मर गया। क्रम वही है, ये 1526 में, फिर ये 27 में, फिर ये 28, ये 29 और ये 30। सबके आगे 1500 लगा देंगे। किसके साथ हुआ, तो बाबर के साथ हुए चारों युद्ध, इनमें बाबर ही जीता। तो ये बाबर की स्टोरी देख ली। अब बाबर के बाद में उसका बेटा हुमायूं आ जाता है। हुमायूं ने गद्दी पर बैठता है हुमायूं। तो हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना की, और ये मरा भी दीनपनाह में ही। जो जिस नगर की इसने स्थापना की उसी में ये मरा। दीनपनाह में एक दीनपनाह बिल्डिंग थी, भवन, दीनपनाह भवन, उसमें एक लाइब्रेरी थी, उसमें पढ़ते पढ़ते ये सीढ़ियों से फिसल गया और ये मर गया। तो दीनपनाह की स्थापना की, और दीनपनाह महल में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से बुक पढ़ते पढ़ते इसका ध्यान भटका और ये सीढ़ियों से फिसल के मर गया। तो मैंने भी बताया था कि बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद में अकबर आना चाहिए, पर अकबर ना आके जो बिहार का था शेरशाह सूरी वो आ जाता है। तो वो आया था बिलग्राम के युद्ध में। बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसमें शेरशाह सूरी ने बाबर को पराजित कर दिया, इसको हुमायूं को पराजित कर दिया। शेरशाह सूरी से ये पराजित हो गया। उसके बाद में इस पर ना घर रहा ना कुछ, तो ये अपना ऐसे ही अपने भाई जो था हिंदाल, उसके पास चला गया निर्वसन के समय। निर्वसन मतलब हारने के बाद में जब इस पर कुछ नहीं बचा, तब ये जो इसका भाई था हिंदाल उसके पास चला गया।
वहाँ जाके जो हिंदाल तो राजा था अफ़गानिस्तान वगैरह में, तो वहाँ हिंदाल का जो आध्यात्मिक गुरु थे, उस गुरु के एक और दोस्त थे, उसकी बेटी थी हमीदा बानो बेगम, उससे शादी कर ली। तो इससे कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु थे उनकी बेटी, क्योंकि गुरु के दोस्त भी एक तरह से आध्यात्मिक ही थे वो, तो जो आध्यात्मिक गुरु थे उनकी बेटी थी हमीदा बानो बेगम, उससे शादी कर ली और उससे ही अकबर ने जन्म लिया, अकबर पैदा हुआ। कोहिनूर हीरा जो हमने देखते हैं कि ब्रिटेन की महारानी जो अपने उसमें ताज में पहनती है, वो कोहिनूर हीरा जो अंग्रेज लेके गए थे, वो हुमायूं ने, ग्वालियर के राजा थे तो वो तो ख़त्म हो चुके थे, तो उनके परिवार से मिला था, विक्रमादित्य थे उनका नाम, तो जो राजा ग्वालियर के थे विक्रमादित्य, उनके परिवार ने हुमायूं को एज ए गिफ्ट दिया था कोहिनूर हीरा, जो बाद में अंग्रेज लेके चले गए। बाबर ज्योतिषी में विश्वास रखता था। हुमायूं नामा, बाबर नहीं, हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था, और इसकी एक बुक लिखी थी इसके जीवन पर, वो लिखी थी हुमायूं नामा, वो लिखी थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की बेटी। अब ये बाबर का बेटा, तो एक तरह से कह सकते हैं हुमायूं की बहन। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। उन्होंने अपने भाई की जीवन कथा लिखी थी कि मेरे भाई ने ऐसे ऐसे संघर्ष झेला और पूरी ज़िंदगी इसको सुख चैन नहीं मिला। तो हुमायूं नामा जो बुक थी हुमायूं के ऊपर लिखी थी, और उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और जो शादी की थी, पत्नी थी हमीदा बानो बेगम और बहन थी गुलबदन बेगम। ये मैंने बता ही दिया था कि दीन पनाह भवन में लाइब्रेरी में सीढ़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई। दीन पनाह नगर में, दीन पनाह भवन में, नगर में एक भवन था, सीढ़ी से गिरकर किताब पढ़ते वक्त मृत्यु होगी। तो बाबर हो गया, हुमायूं हो गया। अब हुमायूं के बाद में आता है शेरशाह सूरी, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा था कि बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसमें शेरशाह सूरी जीत गया। तो अब बीच में चलता है शेरशाह सूरी। फिर शेरशाह सूरी को, हुमायूं को जो बेटा है अकबर, जो हमीदा बानो बेगम से पैदा हुआ था, वो अकबर इस शेरशाह सूरी को हराता है और फिर से अपना मुगल वंश क्रम में रखता है। अब शेरशाह सूरी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले शेरशाह सूरी गैर मुगल था, ये ध्यान रखना है, मुगल वंश के अंतर्गत नहीं आता। सूरवंश का था। बचपन का नाम इसका फरीद खां था। शेरशाह नाम जो पड़ा था वो लोहानी ने दिया था। मोहम्मद बहार खां लोहानी बिहार का सुल्तान था। जब ये एक बार शिकार खेलने जा रहा था तो शेर ने अटैक कर दिया था मोहम्मद बहार खां लोहानी पर। तो शेर खां बराबर में ही था, तो इसने तलवार से शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे एक ही बार में। तो उससे खुश होकर, और क्योंकि इसकी जान भी बच गई थी उस दिन, तो इसने फरीद खां का नाम शेर के नाम पर शेर खां रख दिया, और बाद में ये शेरशाह सूरी कहलाया। तो शेरशाह सूरी ने पहले पटना को, जो बिहार की राजधानी पटना है, उसको पाटलिपुत्र बोला जाता था। तो पटना नाम सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही रखा था। तो जो बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र, उसको पटना नाम दिया था। स्थापना नहीं की थी, नाम केवल बदला था पाटलिपुत्र से पटना। इसने जीटी रोड भी बनवाया था, और जीटी रोड देखा जाए तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें सबसे बड़ा रोड यही है। ये इतना लंबा है कि बांग्लादेश का जो चटगांव है, बांग्लादेश उस टाइम नहीं था, ये केवल समझने के लिए, मतलब बांग्लादेश से भारत, भारत से पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान के काबुल तक जा रहा है। ये बांग्लादेश के चटगांव से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक, जिसमें बांग्लादेश भी आ गया, भारत भी आ गया, और फिर पाकिस्तान, और फिर अफगानिस्तान। इतना लंबा रोड इसकी मरम्मत, या कि ये कह लो इसको बनवाया था। और बेहतर बात यह है कि जो मेरा घर है वो भी इसी जीटी रोड पर ही है, लगवा ऑन रोड पर, जीटी रोड पर। इसके बाद में इसने डाक प्रथा का चालू किया था। डाक प्रथा वैसे तो राजा के लिए ही होती है, लेकिन आम लोगों के लिए भी डाक प्रथा इसने चालू करवाई थी। बाकी इसका देख लेते हैं। इसने जो मुद्रा चलाई थी वो 3 तरह की थी, अशरफी, रुपया और दाम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। अशरफी जो होती है सोने की बनी होती थी अमीर लोगों के लिए, रुपया चांदी का बना होता था जो मीडियम लोग होते थे, मध्य क्लास लोगों उनके लिए, और दाम तांबा का बना होता था जो बिल्कुल ही आखिरी पायदान के लोग थे, गरीब लोग, उनके लिए। तो
वैसे मुगल वंश में अभी हमने पीछे पढ़ा था जो इलाही सिक्का है वो सबसे ज़्यादा फेमस था। गोल होता था इलाही सिक्का, सोने का बना होता था, और इसको बनाया था अकबर ने। मुगल वंश का सबसे फेमस सिक्का, पर शुरुआत अकबर तो काफ़ी बाद में आया था, ठीक। उसके बाद में हेमू से जीत के फिर अकबर आया था, तो उसने फिर ये चलाया था सोने का सिक्का। पर शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने 3 तरह की मुद्रा की। उसके बाद में ये अपना एक किले में, जो कालिंजर का किला था, उसमें ऐसे ही निरीक्षण कर रहा था गोला बारूद का, तो एक जो गन पाउडर था, जो बारूद था, वो उसमें एकदम विस्फोट हो गया और उसकी वहीं मृत्यु होगी। बाद में शेरशाह सूरी के बाद में उसका राज्य लगभग छोटे छोटे राज्यों में टूट गया, और उसी का फ़ायदा उठा के जो एक हिंदू राजा था हेमचंद विक्रमादित्य, जिसको शॉर्ट में हेमू बोलते हैं। नाम सुनने में मुसलमान से लगता है, पर रियलिटी में ये नाम हिंदू है, मतलब रियलिटी में ये हिंदू राजा था। इसने फ़ायदा उठाया और दिल्ली पर आक्रमण करके एक बार के लिए इस्लाम, जो मुस्लिम धर्म, जो इस्लाम राज था या मुग़ल राज था, उसको हटा के हिंदू राज की स्थापना की थी। ये हरियाणा का था शुरू में, हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले का। फिर बाद में कुछ ही टाइम तक रहा, उसके बाद में अकबर बड़ा हुआ। तो जब लगभग अकबर 13 साल का था, तो 13 साल की उम्र में अकबर 13 साल की उम्र में उसका सेनापति बैरम खां के नेतृत्व में इस हेमू को मार दिया। दरअसल मारा कैसे था कि अकबर मारना नहीं चाहता था हेमू के लिए, क्योंकि अकबर थोड़ा दयालु स्वभाव का था, लेकिन इसका जो सेनापति था अकबर का, बैरम खां, वो काफ़ी क्रूर था। तो उसने अकबर से हेमू को किडनैप कर लिया, पकड़ लिया सेना में। सेना जब लड़ाई हो रही थी तो हेमू को पकड़ लिया, तो अकबर से बोला कि इसको मार दो। अकबर ने इनकार कर दिया कि मैं निहत्थे और अधमरे आदमी पे ऐसे हथियार नहीं चला सकता। तो अकबर से हेमू के गले पर केवल तलवार रखवाई थी सांकेतिक, और बैरम खां ने आके हेमू का गला काट दिया। तो वहीं से फिर अकबर और जो बैरम खां थे, इनके बीच में दरार पड़ गई। बाद में जब अकबर बड़ा हुआ तो उसने बैरम खां को छुट्टी पर भेज दिया, और फिर वो कहाँ गया उसका कोई पता नहीं चलता। जब वो तीर्थ यात्रा पे भेज दिया तो बैरम खां का फिर कुछ पता नहीं कहाँ गया, कैसे गया। तो वो सब यही बोलते हैं कि अकबर और बैरम खां में बनती नहीं थी, तो बाद में उसी सेनापति को अकबर ने मरवा दिया। तो फिर यहाँ से कहानी चालू होती है अब अकबर की, जो अपने आप में काफ़ी डिटेल में है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।